हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक। बिकॉज हम लेक्चरर कैडर कॉमर्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग कॉस्ट विल रिमेन सेम वेट एवर द लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब पूछा कि कौन सी कॉस्ट सेम रहती है कोई भी एक्टिविटी हो। ए इंक्रीमेंटल कॉस्ट, बी संक कॉस्ट, सी फिक्स्ड कॉस्ट, डी बोथ बी एंड सी। तो देखो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट तो इंक्रीज हो जाएगी अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हुई। सम कॉस्ट होती जो ऑलरेडी हमने स्पेंड करती है, हमारा टाइम एफर्ट जो भी है हमारे। सी है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम रहती है कोई भी लेवल की एक्टिविटी हो, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, the cost of property, plant and equipment at the price paid originally them is A replacement cost, B historical cost, C implicit cost, D fixed cost। जिस पे प्राइस पे हमने कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज किया है वो प्राइस होता है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड कॉस्ट। अब पूछा कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है। फैक्ट्री, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। देखो, फैक्ट्री एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी से फर्क पड़ता है? नो। इंश्योरेंस सेम रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम रहेगा, तो हमारा ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट प्रोड्यूस्ड, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स परचेज्ड, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री एट स्टोर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सीओजीएस। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है हमारी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? जितना आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया उससे हम डिवाइड कर देंगे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को, तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। तो आर ए ऑप्शन इज द करेक्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डैश। अब मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है? मार्जिनल कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट में एक और यूनिट प्रोड्यूस करने पे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, इंक्रीमेंट कॉस्ट है, बोथ ए एंड बी है। तो देखो, मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है? हमारी वेरिएबल कॉस्ट। तो किससे इंडिपेंडेंट है? उसमें क्या नहीं होता? फिक्स्ड कॉस्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। देखो, मार्जिनल कॉस्ट है जब एक और यूनिट प्रोड्यूस करें तो जो कॉस्ट इंकर हो रही है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है? अब वो इसका एडवांटेज क्या? ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए कैलकुलेट यूनिट डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ प्रॉफिट, टू डिसाइड वेदर द फर्म नीड्स टू एक्सटेंड और नॉट, टू डिसाइड मेक और बाय डिसीजन। अब जब मार्जिनल कॉस्ट को हम चेक करते हैं, उसका काम होता है हमें बताना कि फर्म को अपना एक्सटेंशन करनी चाहिए कि नहीं। क्लियर है कि जब तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजिंग आ रही है तब तक फर्म को एक्सटेंशन करनी चाहिए, उसके बाद फर्म को एक्सटेंशन नहीं करनी चाहिए। अब LIFO मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इज मोर सुटेबल व्हेन। अब LIFO मेथड कब सुटेबल रहता है? ए ऑप्शन, मटेरियल प्राइसेस आर राइजिंग, बी ऑप्शन, मटेरियल प्राइसेस आर फॉलिंग, सी ऑप्शन, मटेरियल प्राइसेस आर कांस्टेंट, डी ऑप्शन, मटेरियल प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग। तो देखो, LIFO मेथड हमारा सुटेबल रहता है जब प्राइसेस राइज हो रहे हैं। सो और ए ऑप्शन इज करेक्ट। जब प्राइस फॉल हो रहे हो तो FIFO मेथड सूटेबल रहता है, अगर प्राइसेस राइज हो रहे हैं तो हमारा LIFO मेथड सूटेबल है। अब एट्थ क्वेश्चन पूछा, एवरेज मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इज सूटेबल व्हेन। अब हमारा एवरेज मेथड ऑफ प्राइसिंग कब? पहले हमने LIFO का देखा, एवरेज मेथड कब सूटेबल है? when the prices are rising, B option when the prices are falling, C option material prices are constant, D option material prices are fluctuating। तो देखो, हमारा जब एवरेज मेथड यूज करते हैं जब प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हो, मींस इंक्रीज भी हो रहे हो डिक्रीज भी हो रहे हो, दोनों डायरेक्शन में हमारे प्राइसेस जा रहे हो, मे बी कभी इंक्रीज हो रहे कभी डिक्रीज हो रहे हैं, तो ए मेथड हमारा बहुत अच्छा रहता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, मटेरियल प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग। नाइन्थ क्वेश्चन है, स्क्रैप इज डैश। ए ऑप्शन, रेजिड्यू मटेरियल,
बी ऑप्शन वेस्टेज ऑफ मटेरियल, सी ऑप्शन सरप्लस मटेरियल, डी एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। देखो सब क्रैप होता है हमारा रेजिड्यू मटेरियल। 10th क्वेश्चन है EOQ स्टैंड फॉर, ए ऑप्शन इकोनॉमिक आउटपुट क्वांटिटी, बी ऑप्शन इसेंशियल ऑर्डर क्वांटिटी, सी ऑप्शन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, डी ऑप्शन इसेंशियल आउटपुट क्वांटिटी। देखो हमें बताना है कि EOQ की फुल फॉर्म क्या है, उसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो देखो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। नाउ 11th क्वेश्चन है जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन पेपर मिल्स, केमिकल वर्क, टेक्सटाइल वर्क, प्रिंटिंग वर्क, क्वांटिटी परचेज्ड रजिस्टर। तो जॉब कॉस्टिंग का काम किसमें बेस्ट रहेगा, पेपर मिल्स में, केमिकल वर्क में, टेक्सटाइल में या प्रिंटिंग में। देखो प्रिंटिंग में बेस्ट रहेगा जॉब का, कि जितनी प्रिंटिंग शर्ट आई है तो उसके हिसाब से हम कॉस्टिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। Now 12th question है a document which provides a detailed cost center and cost units. A bill of quantity, B P&L statement, C cost sheet, D none of these. तो कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, सबसे पहले क्या बनाना सीखते हैं हम, कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में क्या है, कॉस्टिंग भी होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी हम देखते हैं। तो हमें कॉस्ट शीट ही डिटेल उसकी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। 13th क्वेश्चन है डायरेक्ट मटेरियलिज्म। अब जो डायरेक्ट मटेरियल है वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। देखो डायरेक्ट मटेरियल होगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। वो फिक्स्ड कॉस्ट क्यों होगा, देखो जितना मटेरियल चाहिए उतनी कॉस्टिंग लगेगी, फिक्स्ड तो नहीं है। अगर हमें 100 यूनिट्स चाहिए तो 100 के हिसाब से हमारी पेमेंट होगी, अगर 200 चाहिए 200 के हिसाब से पेमेंट होगी, उसकी कॉस्टिंग वैसे ही बनेगी। सो डायरेक्ट मटेरियल इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। 14th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच मेथड ऑफ प्राइसिंग इश्यूज इज क्लोज टू करंट इकोनॉमिक वैल्यू। अब हम किस में करंट इकोनॉमिक वैल्यू के अकॉर्डिंग प्राइस रहता है, जब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, लास्ट इन फर्स्ट आउट में, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट में, वेटेड एवरेज प्राइस। तो देखो अगर करंट इकोनॉमिक वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमारी प्राइसिंग हो, वो किस में पॉसिबल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बिकॉज जो लास्ट में है उसी को हमने पहले निकाला, लास्ट में जो होगा वो करंट प्राइस के कुछ मिलता जुलता ही होगा ना, उसी के आसपास होगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, लास्ट इन द फर्स्ट आउट। 15th क्वेश्चन है वीईडी एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ। तो वीईडी टेक्निक एनालिसिस क्या होता है, वीईडी टेक्निक होता है जिसमें हम ऑपरेशनल क्रिटिकलिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे कितना प्रोडक्ट की कितनी नीड है। वी स्टॉक कौन सा होगा, जो वाइटल होगा। ई स्टॉक कौन सा होगा, जो इसेंशियल होगा। डी कौन सा होगा, जो डिजायरेबल है। अब हम प्रोडक्ट के ऑपरेशनल क्रिटिकलिटी के अकॉर्डिंग हम स्टॉक को मैनेज करते हैं। तो वीईडी एनालिसिस किस में हेल्प करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, मार्केटिंग रिसर्च स्ट्रेटजी में या स्वॉट स्ट्रेटजी में। तो वो हमारा हेल्प करेगा, अभी हमने देखा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में हेल्प करेगा, कि जिससे हमारी फैक्ट्री का ऑपरेशन ना रुक जाए। तो वो तो स्टॉक पहले होना चाहिए, वाइटल जो एलिमेंट है वो पहले हमारी फैक्ट्री में होने चाहिए, सो दैट हमारा प्रोडक्शन स्मूथली चल पाए। So A option is the correct option. Now 16th question है which of the following method of stock control aims at concentrating efforts on the selected items of material. अब कौन सा ऐसा मेथड है जो हमारा किस पे करता है काम, स्टॉक कंट्रोल aims at concentrating efforts on selected items of material, कि कौन सा आइटम्स ऑफ मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। तो देखो ऑप्शन है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, बी एनुअल स्टॉक टेकिंग सिस्टम, यहाँ पे होगा स्टॉक ट्रैकिंग सिस्टम, सी लेवल सेटिंग सिस्टम, डी एबीसी एनालिसिस सिस्टम। तो देखो एबीसी एनालिसिस सिस्टम में हम देखते हैं कि हम कंसंट्रेट करते हैं किसका कौन सा मटेरियल हमें नीड है सबसे पहले, कौन सा नहीं।
हमें पता है ए वाला कौन सा मटेरियल होता है जो सबसे ज्यादा नीड है, अब बी वाला कौन सा होता है जो उससे कम हो, सी वाला उससे भी कम। क्लियर है? तो आर डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 17th क्वेश्चन है मटेरियल रिक्विजिशन इज मेंट फॉर। अब मटेरियल रिक्विजिशन मीन्स रिक्वेस्ट करना, तो उसका मीन क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ मटेरियल, सेल ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, सप्लाई ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर। तो अगर हम मटेरियल रिक्विजिशन कर रहे हैं मतलब हम सप्लाई करवाना चाहते हैं मटेरियल की स्टोर से। मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप जाती है स्टोर में तो हम उस डिपार्टमेंट को, उस फ्लोर को हम सामान इशू कर देते हैं, गुड्स इशू कर देते हैं। 18th क्वेश्चन है GRN नंबर रेफर्स टू डैश इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब GRN नंबर क्या होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में? गुड्स रिटर्न नॉट, गुड्स रिसीव्ड नॉट, गुड्स रिक्विशन नॉट, GST record number. So GRN number is the goods received not. So B option is the correct. 19th question है labor turnover means. अब labor turnover का means क्या है? Productivity of labor, efficiency of labor, change in labor force, total sales turnover using labor. तो लेबर टर्नओवर में हम देखते हैं कि लेबर फोर्स हमारी कितनी जल्दी से चेंज हो रही है, लेबर कितनी जल्दी से जा रही है, नई लेबर आ रही है। तो आर सी ऑप्शन इज करेक्ट, चेंज इन लेबर फोर्स। 20th क्वेश्चन है आइडियल टाइम इज डैश। अब आइडियल टाइम क्या होता है? आइडियल मीन्स फ्री टाइम, सिंपल लैंग्वेज में तुम समझो। टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन फैक्ट्री, टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन द जॉब ऑफिस, टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स ऑफ देयर जॉब, टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स ऑन देयर जॉब। तो हमारा आइडियल टाइम होगा जो वर्कर्स ने जॉब में टाइम स्पेंड किया पर जॉब करते हुए नहीं, वर्कर्स ऑफ देयर जॉब मीन्स वर्कर हैं हमारी फैक्ट्री में पर उस टाइम वर्क नहीं कर रहे, फ्री हैं, तो वो क्या होता है हमारा आइडियल टाइम। अब 21 क्वेश्चन है मटेरियल विच कांट बी चार्ज डायरेक्टली इज कॉल्ड डैश। जिस मटेरियल को हम डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते कॉस्ट शीट में उसको क्या कहते हैं हम? ए डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, सी ओवरहेड्स, डी नन ऑफ दिस। तो एक इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है मेरे को कमेंट में। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट डाउन करो। यहाँ तक आपने वीडियो देखी, वेरी थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। कोई डाउट है तो भी कमेंट कर देना, कोई और टॉपिक समझना उसको भी कमेंट में बता देना कि कौन सा आपको टॉपिक और डिस्कशन करनी है। And don't forget to subscribe my channel. Stay tuned for the latest updates. Bye.